Hello students, I welcome you all in today's class of physics of 10th class. Today we are studying about chapter electricity, that is 12th chapter of your 10th class. In last lecture you studied हमने विद्युत परिपथ और विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ के बारे में. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों ओम्स लॉ कि किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रम अनुपाती होती है. यानी कि किसी भी तार में या किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाली कोई भी कंडक्टर मटेरियल आपने ले लिया, उसको जब हम सर्किट में लगाते हैं तो उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर. कि उस चालक के उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो विभवांतर है उस पर निर्भर करता है. तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनती है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जब आप इक्वालिटी का साइन लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, नियतांक जिसको कहते हैं, स्थिरांक जिसको कहते हैं, और उस स्थिरांक का नाम क्या है? रेजिस्टेंस. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी? V इक्वल्स टू आई आर. V इक्वल्स टू आई आर. इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं. तो हमें यहाँ से एक नई क्वांटिटी के बारे में पता चला, प्रतिरोध. तो जब V बाय I कर दिया तो V बाय I किसके इक्वल आ गया? R की. तो R क्या है? प्रतिरोध. अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है अगले आर्टिकल में. इससे पहले ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे. ओम्स लॉ को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं. उस एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि इस क्रियाकलाप में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? देखो चित्र में दिखाया अनुसार इसमें सेल्स को जोड़ा गया है सीरीज में, और एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, एक एमीटर लगाया गया है, एक रेजिस्टेंस है और एक की लगाई गई है, कुंजी लगाई गई है. तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे? पहले एक सेल को लगाएंगे जिसकी V वोल्टेज है और एमीटर से करंट को नोट कर लेंगे. फिर हम दूसरे सेल को भी जोड़ देंगे. दो सेल को मिलाकर तो वोल्टेज डबल हो जाएगी. अगर एक सेल 1.5 वोल्ट का है तो दो सेल मिलकर कितना हो गया? 3 वोल्ट. और फिर से हम एमीटर में करंट की रीडिंग नोट कर लेंगे. यही प्रोसीजर हम 3 सेल्स को जोड़कर और 4 सेल्स को जोड़कर भी करेंगे, और हर बार एमीटर से हम करंट की रीडिंग नोट कर लेंगे. तो आपके पास इस तरह की एक टेबल आएगी. तो आपके पास इस तरह की एक टेबल आ जाएगी जिसमें 4 अलग अलग सेल्स, एक बार वन सेल इज एडेड, यानी कि जब एक सेल को जोड़ा हुआ है सर्किट में परिपथ में, फिर जब 2 सेल को और 3 सेल को, फिर 4 सेल को, सभी के लिए चारों केसेस के लिए आप करंट और वोल्टेज की रीडिंग को नोट कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. तो हम क्या देखेंगे बच्चों इस एक्टिविटी के बाद कि हर बार चारों केसेस में वोल्ट और एम्पियर का रेशियो, यानी कि वोल्टेज और करंट का रेशियो अप्रोक्सीमेटली सेम आता है. यानी कि दोनों को डिवाइड करने पे लगभग सेम उत्तर आंसर आएगा. तो इससे हमें पता लगता है कि वोल्टेज और करंट जो है एक साथ चलते हैं, प्रोपोर्शन में चलते हैं, एक दूसरे के समान अनुपात में है. तो इस तरह का ग्राफ आपको एक वोल्टेज और करंट के बीच में मिलेगा. यहाँ विभवांतर और धारा के बीच में एक ग्राफ बनाएंगे जब हम उन्हीं रीडिंग से, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक समानांतर रेखा जो है ग्राफ के रूप में मिलेगी, जो यह दर्शाती है कि वोल्टेज और करंट, विभवांतर और धारा समान अनुपात में पाए जाते हैं. तो ओम्स लॉ को पढ़ने से बच्चों हमें एक नई परिभाषा प्रतिरोध की प्राप्त होती है कि प्रतिरोध क्या है. R इक्वल्स टू V बाय आई. तो ओम्स लॉ के आप 3 रूप पढ़ते हैं, V बाय आई इक्वल्स टू R, V इक्वल्स टू आई आर और I इक्वल्स टू V बाय आर. अब पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध क्या है. किसी चालक का वह गुण कि वह अपने में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध. तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम. यानी कि 1 ओम किसके बराबर होगा? अगर हम 1 ओम की परिभाषा लिखना चाहें तो वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर. यानी कि जब वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम. ठीक. अब यहीं से इसी ओम्स लॉ से एक और हमें फॉर्मूला मिलता है, वो है I इक्वल्स टू V बाय आर.
तो इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से पढ़ें इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या देखने को मिला कि करंट और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे करंट जो है वो कम होगा। मान लो आपने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को डबल कर दिया तो करंट जो है वो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं कि दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात में। आइए इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल करने के बाद आगे हम प्रतिरोध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। उस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, जिससे उसके टर्मिनल के बीच में विभवांतर कितना आता है, 60 वोल्ट। तो बताइए कि अगर हीटर को 120 वोल्ट की वोल्टेज दे दी जाए तब करंट कितना होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा। और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का यूज़ करके। ठीक है, तो वोल्टेज आपको दी हुई है, पोटेंशियल दिया हुआ है, विभवांतर 60 वोल्ट, करंट आपको पता है विद्युत धारा 4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए V/I करके, ओम्स लॉ का प्रयोग करके। 15 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब वोल्टेज को 120 वोल्ट कर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, I = V/R। आई निकालना है ना अब हमें, V भी पता है और R भी पता है, दोनों की वैल्यूज़ रख के करंट आ जाएगा 8 एम्पियर। तो बच्चों, आप प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। तो बच्चों, ओम्स लॉ से हमने पढ़ा कि प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। कि अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा दें तो धारा क्या होती है, कम हो जाएगी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि विभिन्न विद्युत संयंत्रों में लगने वाले प्रतिरोधों के बारे में। अब प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कैसे कम ज़्यादा होता है, इसके लिए एक यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक, जो हमें प्रतिवर्ती प्रतिरोध उपलब्ध कराता है। मतलब रियोस्टैट जिसको आप कहते हो। रियोस्टैट आपने देखा भी होगा। रियोस्टैट से हम करंट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रतिरोध को। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखो, ओम के नियम के अनुसार आपने पढ़ा V बराबर है IR। R क्या है यहाँ पर, प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और उस पदार्थ की प्रकृति पर जिस पदार्थ से चालक बना हुआ है। देखो बच्चों कि हम एक वायर लें या कोई भी चालक है, सबसे इजी हम क्या रहेगा, एक तांबे की तार को ले लें और अगर उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है तो प्रतिरोध क्या पाया गया, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे हमने अभी पिछले क्रियाकलाप में किया था कि हम क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और एमीटर में रीडिंग नोट करेंगे, फिर उस वायर की लंबाई को डबल करके एमीटर में रीडिंग नोट करेंगे। तो क्या पाया गया, एमीटर में रीडिंग क्या हो गई, आधी हो गई, यानी कि विद्युत धारा आधी हो गई। तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। तो प्रतिरोध जो है तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समान अनुपात में होता है। दूसरा कारक है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, इस तरह से आपने देखी होगी आपके घरों में तार लगी होती है जो, तो उसका जो गोल हिस्सा है, इस हिस्से को क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, मतलब तार कितनी मोटी है या पतली है, इस बात पर निर्भर करता है प्रतिरोध। और क्या पाया गया कि समान प्रकृति, समान पदार्थ की, मान लो तांबे की ही है, एक बार पतली तार लगाई गई और एक बार मोटी तार लगाई गई और दोनों ही स्थितियों में एमीटर की रीडिंग को नोट किया गया। तो क्या पाया गया, जब तार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो एमीटर में जो करंट है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्षेत्रफल के ये व्युत्क्रम अनुपात में होता है। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। उसी तरह से पिछली तरह से ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो एक स्थिरांक से गुणा करना पड़ेगा और इस स्थिरांक को हम यहाँ कहते हैं रो। रो यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकता।
इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। किसी भी पदार्थ की हर एक जिससे वो चालक बना हुआ है उसकी अपनी प्रकृति, अपनी प्रतिरोधकता होती है, किसी की कम, किसी की ज़्यादा। तीसरा कारक है उस पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति से मतलब है कि वो किस मटेरियल का, किस पदार्थ का बना हुआ है, कि वो मेटल है, वो नॉन मेटल है, वो एलॉय है, जैसे निकल, क्रोमियम, कॉपर और एल्युमिनियम, ये सब जो है मेटल्स और एलॉयज़ के नाम हैं। इनसे बनी हुई है तार, इस बात पर कौन सी मेटल से बनी हुई है इस बात पर भी निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा। जैसे धातुओं की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। मेटल्स हैं जितने भी, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। एल्युमिनियम, इनकी प्रतिरोधकता होती है 10 की शक्ति -8 ओम मीटर से 10 की शक्ति -6 ओम मीटर। इसीलिए इनको हम कंडक्टर्स या सुचालक कहते हैं। परंतु रबड़ तथा कांच की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। रबड़ और कांच क्या है, विद्युत धारा के सुचालक हैं, ये कुचालक हैं, ये बैड कंडक्टर्स, क्या हम कह सकते हैं, इंसुलेटर्स हैं। इसीलिए इनकी प्रतिरोधकता यानी कि इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। 10 की शक्ति 12 से 10 की शक्ति 17 ओम मीटर इनकी प्रतिरोधकता पाई जाती है। इसीलिए हम कंडक्टर्स जो यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स या उनसे बने हुए अलॉयज़। इसी प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता उनकी धातुओं की अपेक्षा, जिन धातुओं से वो बने होते हैं उनसे अधिक होती है। ठीक है, मिश्रातु क्या होते हैं, एलॉय, जो निकल, क्रोमियम को मिलाकर बनाए जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा विद्युत इस्त्री और टोस्टर जो है ज़्यादातर वो एलॉय के बने होते हैं बजाय के सिंपल मेटल के। उसका कारण क्या है कि मिश्रातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र दहन नहीं होता, कि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। यही कारण है कि विद्युत इस्त्री, टोस्टर और बहुत से ऐसे यंत्र जो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं वो किसके बने होते हैं, मिश्रातुओं के बने होते हैं। इसी प्रकार से विद्युत बल्बों में आपने देखा होगा बच्चों कि जो बल्ब है उनका जो फिलामेंट होता है, अंदर तंतु होता है जो, वो टंगस्टन का बना होता है। उसका कारण भी क्या है कि टंगस्टन जो है एल्युमिनियम और कॉपर के बजाय टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता हीटअप होने के बावजूद भी। बल्ब में टंगस्टन जो यूज़ किया जाता है वो जितना ज़्यादा हीट होगा उतनी ज़्यादा लाइट देगा। और टंगस्टन एक ऐसी मिश्रित धातु है जो जल्दी से पिघलती नहीं है और इसीलिए उसकी प्रतिरोधकता क्या है, ज़्यादा। तो मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता ज़्यादा होने के कारण उन्हें विद्युत टोस्टरों, हीटरों और बल्ब के तंतुओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर और एल्युमिनियम का उपयोग तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सब जो वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस हम देखते हैं कि कोई तार बनाने के काम आ रहा है, कोई टोस्टर बनाने के काम आ रहा है, कोई हीटर, वो सब प्रतिरोधकता के कारण है। जिसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध जो है चालक का, कंडक्टर्स का, मिश्रित धातुओं का और इंसुलेटर्स का जो प्रतिरोध है वो किस तरह से वैरी करता है। इंसुलेटर का सबसे कम और मिश्रित धातुओं का सबसे ज़्यादा। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध से और दूसरे प्रतिरोध का सिरा तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो यानी कि जब प्रतिरोधों का सिरे से सिरा, ये देखिए इस तरह से एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध से और दूसरे का तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है दो बिंदुओं के बीच में। इस प्रकार के क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक, और श्रेणी क्रम में विद्युत धारा जो है प्रत्येक प्रतिरोध में से समान विद्युत धारा बहती है, लेकिन विभवांतर जो है हर एक प्रतिरोध में अलग पाया जाता है। अगर ये R1 है तो इसमें V1 प्रतिरोध होगा, R2 में मान लीजिए V2 और R3 में है V3। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, V बराबर है V1 + V2 + V3।
अब ओम के नियम के अनुसार, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर, तो V1 किसके इक्वल हो गया, आई आर वन, V2 आई आर टू, V3 आई आर थ्री। ठीक है, तो जब इन तीनों वैल्यूज़ को हम V वाली में रखेंगे इक्वेशन में फर्स्ट में, तो क्या मिलेगा, आई आर इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। दोनों तरफ से आई कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा, R इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यानी कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जो है तीनों प्रतिरोध को ऐड करके प्लस करके हमें मिलता है। दूसरा है बच्चों पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम भी कहते हैं और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। जब तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं पार्श्व क्रम, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन में विद्युत धारा जो है हर एक प्रतिरोध में अलग पाई जाती है, परंतु जो विभवांतर है वो सब में कैसा होगा, एक जैसा। तो कुल विद्युत धारा किसके बराबर हो जाएगी, आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल्स टू वी बाई आर, तो आई वन किसके इक्वल हो गया, वी वन बाई आर वन, आई टू वी टू बाई आर टू। यहाँ पर वी वन वी टू वी थ्री लिख तो दिया है, लेकिन हर एक प्रतिरोध में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो यहाँ क्या बन गया, वी बाई आर इक्वल्स टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। तो v से v कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, दोनों प्रकार के क्रम पढ़ लिए हैं प्रतिरोधों के लिए। और क्या देखा गया है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा जो है वो एक समान रहती है, परंतु पार्श्व क्रम में विभवांतर जो है सभी में एक जैसा रहता है। बच्चों, यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि यदि विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध किए जाएं सभी उपकरण, तो विद्युत धारा कैसी रहती है, एक समान रहती है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि यदि आप विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर या कोई भी विद्युत उपकरण है उसे अगर आप श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो क्या होगा, सब में एक समान विद्युत धारा बहेगी। अगर इनमें से एक भी कोई ख़राब हो जाता है तो सभी के ख़राब होने के चांसेस हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबको कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं बजाय के सीरीज़ में, पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। दूसरा, उससे क्या होगा, अगर एक कोई उपकरण खराब है तो सभी उपकरण खराब नहीं होंगे। दूसरा, पार्श्व क्रम में परिपथ में विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत साधित्रों में विभाजित हो जाती है, मतलब हर एक में अलग अलग जाएगी। करंट जो है सब में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग। तो अगर किसी का फ्यूज, किसी एक उपकरण को ख़राब होना है तो वो ख़राब हो जाएगा, बाकियों में विद्युत धारा वैसे ही जाती रहेगी। तो इसलिए घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है बजाय के सीरीज़ कॉम्बिनेशन के।